कहानी की शुरुआत एक इंसान के यह कहते हुए होती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोरिया वापस लौटने में पूरे 17 साल लग जाएंगे। उसके सामने रखे 2 कंटेनरों पर हु जुंग यू और सुयाब जिन के नाम लिखे हुए थे। उन अस्थि कलशों को देखते हुए वो आदमी भारी आवाज में कहता है कि उसे अपने पिता और माँ को आखिरी बार देखे हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है। अपने मन में वो सोचता है कि एक समय ऐसा भी था जब वो यह समझने की कोशिश करता था कि आखिर एक इंसान की जिंदगी की कीमत कितनी होती है। फिर कहानी 17 साल पहले की रात 10:32 पर पहुंचती है, जब एडन की खाड़ी में एक बड़ा क्रूज जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबना शुरू हो जाता है। छोटा लड़का पूरी तरह घबराया हुआ अपने माता पिता को चारों तरफ ढूंढ रहा था। हर गुजरते पल के साथ तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। तेज हवाएं और ऊंची लहरें पूरे समुद्र को तबाही में बदल चुकी थी। बच्चा लगातार चिल्लाते हुए अपने परिवार को पुकारता रहा। वो समुद्र की खतरनाक धाराओं के खिलाफ तैरने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई 2 लाशों पर पड़ती है। धीरे धीरे पास पहुंचने पर डोंगू की आंखें डर और सदमे से भर जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि उनमें से एक उसकी माँ है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उस पल उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह टूट जाती है। लाश को ध्यान से देखने पर लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव और गोली के निशान दिखाई दे रहे थे। वो पूरी तरह सुन्न होकर वहीं रुक जाता है और समझ ही नहीं पाता कि ऐसी हालत में आखिर उसे क्या करना चाहिए। फिर भी छोटा बच्चा लगातार अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर उनकी तरफ तेजी से पड़ती है और अगले ही पल नायक समुद्र के अंदर डूबने लगता है। घबराहट में उसे एहसास होता है कि अगर वो जल्दी सतह तक नहीं पहुंचा तो उसकी सांस खत्म हो जाएगी। पानी के अंदर आंखें खोलते ही वो जहाज के नीचे फैली अनगिनत लाशों को देखकर कांप उठता है। चारों तरफ मौत का ऐसा मंजर था कि उसका दिल दहशत से भर गया। उसे समझ आने लगता है कि उसके सेक्रेटरी से लेकर हेड शेफ, कप्तान और जहाज के बॉडीगार्ड तक सभी को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। तभी उसकी नजर पास तैरती एक और लाश पर पड़ती है और उसका खून जम जाता है, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबते हुए उसके पिता और माँ दोनों उसकी आंखों के सामने जा रहे थे। तभी अचानक कोई उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। एक बूढ़ा आदमी घबराकर पूछता है कि ताहा ठीक है या नहीं। लड़के को जिंदा देखकर वो पूछता है कि क्या वो अभी भी हिल सकता है। रोते हुए बच्चा अपने दादा को देखकर खुशी और दर्द से भर जाता है। सुको भारी आवाज में कहता है कि लगता है आसमान ने अभी उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा है। ताहा रोते हुए बताता है कि उसके माता पिता नीचे हैं, लेकिन उसके दादा कहते हैं कि उन्हें सब पता है, फिर भी अब वे कुछ नहीं कर सकते। वो अपने पोते से कहते हैं कि जो बातें वो अब बोलने वाले हैं उन्हें जिंदगी भर कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो, उसे चियान वो ग्रुप का वारिस बनना ही होगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी उसे एक पेन देता है और बताता है कि अगर वो इससे वकील किम तक पहुंचा देगा तो वो आदमी खुद समझ जाएगा कि उसकी मदद कैसे करनी है। साथ ही वो चेतावनी देता है कि किसी पर भरोसा मत करना और जितनी जल्दी हो सके कोरिया लौटकर उस वकील से मिलना। लेकिन फिर भी नायक रोते हुए अपने दादा से कम उसके माता पिता को बचाने की विनती करता है। तभी बूढ़ा आदमी अपना लाइफ जैकेट उतारने लगता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि वो क्या करने वाले हैं। हैरानी की बात यह थी कि दादा वो जैकेट खुद पहनने के बजाय बच्चे को पहना देते हैं और बताते हैं कि जहाज डूबने से पहले ही उन सबको गोली मार दी गई थी। जैकेट में हवा भरते हुए सुको ताहा से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो उसे जिंदा रहना होगा। अगले ही पल एक और विशाल लहर उनकी तरफ आती है और बूढ़ा आदमी अपने पोते को दूर धक्का दे देता है। तूफान इतना भयानक था कि आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बादल फटते हुए लग रहे थे। कुछ समय बाद पूरा शोर और तबाही एक दर्दनाक खामोशी में बदल जाती है। लड़का अभी भी समुद्र में तैर रहा था। बेहद थका हुआ वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। तभी धूप भरे आसमान के बीच उसे अपने ऊपर एक विशाल परछाई दिखाई देती है। वो एक बड़ा कार्गो जहाज था जो उस इलाके से गुजर रहा था। तेज रोशनी के बीच किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। बचाए जाने के बाद ताहा बहुत डरा हुआ और उलझन में था। राइफल पकड़े 2 गार्ड उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक तुरंत अपने बॉस को चिल्लाकर बताता है कि लड़का अभी जिंदा है। उनकी भाषा सुनकर नायक समझ जाता है कि वे लोग इटालियन हैं। वो आदमी लगातार अपने ऊपरी अधिकारी से बात करने की कोशिश करता रहता है। तभी कोई उनकी आवाज सुनता है और उनमें से एक शिकायत करता है कि उनका बॉस फिर से वहां आ गया है। मोटा आदमी बच्चे से पूछता है कि क्या वो उनकी बात समझ सकता है, लेकिन तभी ताहा उसकी गर्दन पर बना टैटू देख लेता है। टैटू और हथियार देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये लोग साधारण इंसान नहीं हैं। अचानक उनकी लीडर ऊपर से कूदकर नीचे आती है और लड़के के सामने उतरते हुए पूछती है कि वो उसके जहाज पर आखिर पहुंचा कैसे। उसका साथी चेतावनी देता है कि शायद बच्चा उनकी भाषा नहीं समझता होगा। चिढ़कर वो आदेश देती है कि किसी ट्रांसलेटर को बुलाया जाए
ताकि उससे बात की जा सके। ताहा घबराते हुए बस उन्हें देखता रहता है और समझ नहीं पाता कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन तभी वो औरत चौंक जाती है जब लड़का खुद इटालियन भाषा में बोलता है कि वो पास के एक यॉट पर था जिस पर हमला हुआ था। ये सुनकर वो पूछती है कि आखिर इतना होशियार बच्चा आया कहाँ से है। ताहा बताता है कि वो कोरियन है और तूफान के दौरान हथियारबंद लोगों ने उसके परिवार के जहाज पर हमला कर उसके माता पिता और दादा को मार डाला। महिला कहती है कि लगता है जहाज डूबने के बाद वो सरनो फैमिली के जहाज पर आ पहुंचा है। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर सोलरनो फैमिली क्या है। महिला हंसने लगती है क्योंकि उसके सामने एक एशियन बच्चा खड़ा था जो इटालियन बोल रहा था और दावा कर रहा था कि वो मिडिल ईस्ट के एडन की खाड़ी से आया है। वो अपनी जेब से चाकू निकालती है और कहती है कि अफसोस की बात है लेकिन उसे उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा। चाकू उसकी तरफ तानते हुए रेजिना पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो उसे दोबारा समुद्र में ना फेंक दे। डरा हुआ लड़का जल्दी जल्दी कुछ सोचने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचा सके। तभी तांगा अपने दादा द्वारा दिया गया पेन दिखाता है और बताता है कि वो चिम्हो ग्रुप के प्रेसिडेंट सुको का पोता और उनके तीसरे बेटे सुयुक का बेटा है। इसीलिए उसे मारने के बजाय अगर वे उसकी मदद करेंगे तो उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। ये सुनकर रेजिना चिढ़कर पूछती है कि क्या वो सच में चियांगबू ग्रुप की बात कर रहा है, क्योंकि वो साउथ कोरिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है और ये लड़का उसी परिवार का हिस्सा है। इसी वजह से वो अपने आदमियों को कोरिया से जुड़ी खबरें चेक करने का आदेश देती है। जब दोनों आदमी लड़के की बात से जुड़ी जानकारी ढूंढने लगते हैं तब वो महिला पूछती है कि क्या बच्चा कोई और भाषा भी जानता है। ताहा बताता है कि उसे कैंटोनीज, इंग्लिश, जापानी, अरबी, स्पेनिश, हिंदी और एस्पेरांटो भी आती है और वो इतनी अच्छी तरह बोल सकता है कि सामान्य बातचीत कर सके। तभी एक आदमी कहता है कि उसे कोरिया से जुड़ी कुछ खबरें मिल गई हैं। रेजिना मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मामला तो काफी दिलचस्प निकल रहा है। वो बताती है कि अगर लड़का कोरिया में किसी से संपर्क करना चाहता है तो वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी ताहा को अपने दादा की बात याद आती है कि उसे वकील किम को ढूंढना है क्योंकि वही उसकी मदद करना जानता होगा। नायक कहता है कि उसे उसके परिवार से बाहर किसी इंसान से संपर्क करवाना होगा। रात 1:12 पर कोई फोन उठाकर पूछता है कि कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि वे विदेश से कॉल कर रहे हैं और केवल इंग्लिश में बात करेंगे। फिर पूछा जाता है कि क्या वो वकील किम है। रेजिना कहती है कि उसने जो फोटो भेजी है उसे देखकर वकील जरूर समझ गया होगा कि उसके पास ग्रुप का कीमती पोता मौजूद है। वो पूछती है कि क्या उसे वापस कोरिया भेज देना चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी उल्टा पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तभी वो $10 मिलियन की डील ऑफर करती है और कहती है कि दोनों पनामा कैनाल में मिल सकते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके पास मोल भाव का समय नहीं है और वो केवल $1 मिलियन देगा। मेज पर रखा अपना ड्रिंक नीचे रखते हुए वो पास पड़ा माइक्रोफोन उठा लेता है। नशे में झूमते हुए वो गाली देता है और कहता है कि अगर वो ताहा को मार दे तो उसे $1 मिलियन मिल जाएंगे। वो महिला को आदेश देता है कि अगले 5 मिनट के अंदर लड़के को मारकर उसका वीडियो भेज दे, तभी उसे पैसा मिलेगा। रेजिना पूछती है कि अगर उसने काम करने के बाद पैसे न भेजे तो क्या होगा। सबके सामने वकील उसे भरोसा दिलाता है कि इतनी छोटी रकम भेजने के लिए उसे बस अपने फोन पर 3 बार टैप करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो प्रेस को बता देगा कि जहाज पर हुए हमलों के पीछे वही लोग थे। कॉल खत्म करने के बाद वो अपने ऊपरी अधिकारी से कहता है कि अब चिंता की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने उनके पास कुछ भाड़े के सैनिक भेज दिए हैं और अब चिमू ग्रुप पूरी तरह उन्हीं का हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद लड़का पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। आखिर वो आदमी अगले सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसे मरवाना चाहता था। ये सोचकर ताहा और भी ज्यादा डर से कांपने लगता है। महिला ठंडी आवाज में कहती है कि उनकी दुनिया में चीजें इसी तरह चलती हैं और अब उसे जिंदा रखने की कोई वजह भी नहीं बची। दहशत में डूबा ताहा उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन रेजिना कहती है कि अब वो किसी अमीर परिवार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि शायद इस वक्त उसके परिवार वाले उसकी अंतिम रस्मों की तैयारी कर रहे होंगे। फिर वो पूछती है कि क्या लड़का समझता है इसका मतलब क्या होता है। वो बताती है कि उसकी दुनिया में लोग दूसरों की दौलत और उनकी बनाई हुई ताकत छीनने के लिए उन्हें मार डालते हैं। ये सुनकर ताहा पूरी तरह टूट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके अपने चाचा और रिश्तेदार ही पूरे परिवार को खत्म क्यों करना चाहते हैं। दोनों गार्ड आपस में धीरे से बात करते हैं कि उनकी बॉस असल में उसे मारने वाली नहीं है, वो तो बस उसे डराने में मजा ले रही है। कांपते हुए लड़का सोचता है कि वो समुद्र जैसी मौत से बचकर निकला था, लेकिन अब उन लोगों के हाथों मरने वाला है जिन्हें वो जानता तक नहीं। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर चियांवो का मतलब क्या है और क्या उस कुर्सी के लिए उसके माता पिता और दादा की जान लेना सच में जरूरी था। तभी अचानक कोई कमरे में घुसकर बताता है कि उन पर हमला हो रहा है। आदमी कहता है
कि 3 पेट्रोल जहाज और भारी हथियारों से लैस एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनकी तरफ पड़ रहे हैं। रेजिना पूछती है कि क्या वो इंटरपोल है, लेकिन आदमी बताता है कि नहीं, क्योंकि वे लोग किसी भी रेडियो संदेश का जवाब नहीं दे रहे। रेजिना समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा पागलपन कौन कर सकता है। तभी उसकी नजर बच्चे पर पड़ती है और उसे अचानक सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि जरूर उन कोरियंस ने इस लड़के को ढूंढने के लिए उन लोगों को भेजा है। तभी अचानक तेगा अपने दाएं हाथ में पेन घोंप देता है। वहां मौजूद कोई भी नहीं समझ पाता कि बच्चा आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि चियांगू ग्रुप कभी भी उन्हें पैसे नहीं देगा और उसे मारकर भी रेजिना को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सोलरनो फैमिली की ट्रेड लीडर यह देखकर हैरान रह जाती है कि इतना छोटा लड़का इतनी गहरी सोच रखता है। नायक उनसे विनती करता है कि उसे अपने साथ शामिल कर ले। अगर वे उसकी बदला लेने में मदद करेंगे तो वो जिंदगी भर उनके प्रति वफादार रहेगा। महिला सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस बच्चे को सोलरनो का निशान कैसे पता है। अगले ही पल वो पागल औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उत्साहित होकर रेजिना मार्टियो से कहती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। जाने से पहले वो ताहा से पूछती है कि क्या उसे अपने शब्दों का वजन समझ आता है, क्या वो सच में बदले की ताकत चाहता है, भले ही उसके हाथ खून से रंग जाए। तभी उसे अपनी दादा की बात याद आती है कि चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, उसे हर हाल में चियांपू का वारिस बनना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ नायक चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर देता है। मुस्कुराते हुए रेजिना कहती है, भौंकने वाले कुत्ते अक्सर काटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह मामला काफी दिलचस्प है। वह जोर से दरवाजा लात मारकर खोलती है और सबको अपने पीछे आने का आदेश देती है। वह कहती है कि अब से इस लड़के की जिंदगी सोलरनो फैमिली की है, इसलिए वह उन्हीं के लिए जिएगा और उन्हीं के लिए मरेगा, और इसी वजह से उसे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही उसका भविष्य है। ताहा सामने हो रही चीजों को देखकर पूरी तरह जम जाता है। इसके साथ ही 17 साल बीत जाते हैं और आखिरकार वह कोरिया लौट आता है। लड़का अपने माता पिता से मन ही मन उसे बचाने की प्रार्थना करता है, क्योंकि अब वह अपना बदला लेने जा रहा था। तभी उसे अचानक कुछ महसूस होता है और वह तेजी से पीछे मुड़कर देखता है। अगले ही पल कई गोलियां उसकी तरफ चलती हैं और वह फौरन साइड में कूद जाता है। कई सैनिक वहां पहुंच चुके थे और लगातार ताहा पर गोलियां बरसा रहे थे। कुछ गाड़ियों से उतरते हुए एक आदमी गुस्से में कहता है कि क्या उन कीरों को निशाना लगाना भी नहीं आता। चियनहू ग्रुप का एक सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर सबको आदेश देता है कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को ढूंढो। वह कहता है कि वह उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन वह जरूर पागल होगा जो चिन्हो के डायरेक्टर को किडनैप करने की सोच रहा है। तभी एक अधीनस्थ बताता है कि उन्हें वह कार मिल गई है जिसे वह ढूंढ रहे थे। आदमी सबको सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि डायरेक्टर अभी जिंदा है। वह उन्हें उसके घाव चेक करने का आदेश ही दे रहा था कि तभी जोरदार विस्फोट हो जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई वहां बम लगाने की, लेकिन अगले ही पल उसके आधे आदमियों के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो बाकी लोग भी कुछ ही सेकंड में बेरहमी से मारे जा चुके थे। ताहा ने अकेले ही पल भर में सबको खत्म कर दिया था। आदमी अपनी कमर पर एक छोटा सा कट देखता है और घबराकर समझ जाता है कि वह सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच पाया है। गुस्से में गंजा आदमी नायक पर हमला करने दौड़ता है और उसे छोटा कीड़ा कहता है, लेकिन लड़का ठंडी आवाज में कहता है कि सिर्फ वही अकेला नहीं है जिसके पास कहने को कुछ है। अगले ही पल वह बिजली जैसी तेजी से वार करता है और अपने दुश्मन की पीठ पर ऐसा हमला करता है कि उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। जमीन पर गिरते हुए जेनांग समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। वह मरते मरते बड़बड़ाता है कि आखिर वह राक्षस है कौन। लेकिन दूसरी तरफ नायक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह चलते चलते अपने खंजर साफ करने लगता है और एक लग्जरी कार की तरफ बढ़ता है। पीछे की सीट से एक बैग उठाकर वह कार की डिक्की तक पहुंचता है। दर्द से कराहता डायरेक्टर ताहा से उसे छोड़ देने की भीख मांगता है और कहता है कि वह तो सिर्फ आदेश मान रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि पुराना वकील किम था, वही आदमी जिसने उसकी मौत का आदेश दिया था। वह कहता है कि उसके पास चेयरमैन को मारने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन तभी लड़का बैग खोलता है और कई नोट उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है कि यही वह 1 मिलियन है। आखिर वह पैसा शायद कभी उसे मिला ही नहीं था। डर से कांपता हुआ आदमी पूछता है कि आखिर ताहा किस पैसे की बात कर रहा है, लेकिन तभी डायरेक्टर को वह पुराना दिन याद आने लगता है। नायक अपने कोट से एक लाइटर निकालते हुए कहता है कि उसी दिन उसकी मौत हो गई थी और उसी मौत की वजह से उसका दोबारा जन्म हुआ। इतना कहकर वह लाइटर उसकी तरफ फेंक देता है और अगले ही पल किम जिंदा जलने लगता है। ठंडी और फाज़हीन नजरों से ताहान बस उसे तड़पते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना दया, जैसे उसके अंदर की सारी भावनाएं बहुत पहले खत्म हो चुकी हो। इसके बाद वह शांत तरीके से कुछ उठाता है और सिगार अपने मुंह में दबा लेता है। मन ही मन वह अपने माता पिता और दादा से बात करने की कोशिश करता है। उनसे माफी मांगता है
कि उसे इतना समय लग गया। वह उनसे कहता है कि अब वह चिंता छोड़कर शांति से आराम करे, क्योंकि आज से उनके सारे दर्द और नफरत का बोझ वह खुद उठाएगा। कुछ समय बाद शहर के बीचों बीच एक आधुनिक इमारत बाकी बिल्डिंग से अलग नजर आ रही थी। नायक तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके मन में कोई बड़ा फैसला चल रहा हो। कुछ आदमी उसे रोकते हुए पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जाने की सोच रहा है, और उसे रोकने के लिए हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन वो पागल इंसान कुछ ही सेकंड में दोनों को बेरहमी से खत्म कर देता है। फिर भी ताहा के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से हॉल के अंदर चलता रहता है। वहां मौजूद एक आदमी पूरे दृश्य को देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। कांपती आवाज में वो पूछता है कि आखिर उसे वहां किसने भेजा है। वहां आदमी कहता है कि वे लोग चीनू ग्रुप से जुड़े हैं और इतना सब करने के बाद वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने ब्लेड को साफ करते हुए दयाना कहता है कि ये होल्डिंग्स नाम की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जिसे चियांगू ने काम पर रखा हुआ है। उनका असली काम सिर्फ डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की सुरक्षा करना नहीं था, बल्कि गांगबुक इलाके में जो भी चियांगू के खिलाफ बोलता था उन पत्रकारों और लोगों का पीछा करना भी था। वे लोगों को अगवा करते, मारपीट करते और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म तक कर देते थे। आसान शब्दों में कहे तो वे कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। वहां कैद किए गए लोग पूरी तरह टूट चुके थे और डर से उनकी हालत खराब थी। नायक बिना कुछ बोले अपने खंजरों में से एक बूढ़े आदमी की तरफ फेंक देता है। फिर वो सबको कहता है कि इसका इस्तेमाल करके खुद को आजाद करो और ये सुनिश्चित करो कि उन्होंने उसे वहां कभी नहीं देखा। इसके बाद रस्सियां काट दी जाती है और तीनों लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अभी उनके साथ हुआ क्या है। बूढ़ा आदमी भागते हुए वापस लड़के के पास आता है और उसका चाकू लौटाते हुए उसे धन्यवाद कहता है। दूसरी तरफ कंपनी का सदस्य सबको वापस आने का आदेश देता है। भाग रहे लोगों में से एक आदमी पीछे मुड़कर देखता है। जब वो मोटे आदमी को शिकायत करते सुनता है, वो पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन और क्या ताहा उनके परिवार का हिस्सा है। अपना मास्क हटाते हुए लड़का कहता है कि किसी ने उसे ये नहीं बताया कि बस थोड़ी प्राइवेट बातचीत करना चाहता है। वो कहता है कि उसे डायरेक्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक पूरे बोर्ड का शेड्यूल चाहिए। आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और अगर पता भी होता तो वो नहीं बताता, क्योंकि ऐसा करते ही उसका परिवार और वो खुद मारे जाते। नायक शांत आवाज में कहता है कि लगता है उसे अपनी जान बहुत प्यारी है। फिर वो कहता है कि वो उसकी आंख से शुरुआत करेगा और जब उसे बोलने का मन हो जाए तो बस हाथ उठा देना। दूसरी तरफ एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर लगे स्क्रीन पर किसी सेलिब्रिटी की खबरें चल रही थी। वहीं पास की सीढ़ियों पर कई बेघर लोग बैठे हुए थे। भयानक गर्मी की वजह से एक सिकाड़ा कीड़ा तक जमीन पर मरा पड़ा था और पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी कोई जल्दी में वहां से गुजरता है। चलते हुए तयान सोचता है कि सिगार बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा है, इसलिए शायद उसे कोरियन सिगरेट ट्राई करनी चाहिए। उस वक्त सड़कें लोगों से भरी हुई थी। वो मन ही मन कहता है कि आखिरकार वो कोरिया लौट आया है और अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर हर तरफ दिख रहे लोन और इंश्योरेंस के विज्ञापनों पर पड़ती है और उसे महसूस होता है कि उसका देश धीरे धीरे पागलपन में डूब चुका है। तभी एक नेता भाषण देता दिखाई देता है और दावा करता है कि वो अपने प्रभाव और ताकत से अपराध और हिंसा की महामारी को खत्म कर देगा। वो घोषणा करता है कि आज से अपराध के खिलाफ उसकी खुली जंग शुरू होगी। लेकिन तभी अचानक कोई उस पर बंदूक तान देता है और उसका भाषण बीच में ही रुक जाता है। बताया जाता है कि 1990 में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी और उसी दिन के बाद से किसी ने भी अपराधी संगठनों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे पूरा देश हिंसा और पैसों के लालच में डूब गया। लड़का सड़कों पर चलते हुए गहरी सोच में डूबा रहता है। इसी तरह चियानहू ग्रुप ने अपराधी संगठनों के साथ मिलकर मीडिया को खरीद लिया और अपने विरोधियों को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों का ध्यान राजनीति से हटाने के लिए मनोरंजन और खेलों में भारी निवेश किया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब कोई कुत्ता भी चुनाव में खड़ा हो जाए तो लोग उसे वोट दे सकते थे। फिर भी जनता लगातार यही मानती रही कि चियांगहू ग्रुप देश के लिए फायदेमंद कंपनी है। कुछ देर बाद ताहा शांत कदमों से एक दुकान के अंदर जाता है। दुकानदार मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। तभी वो और वहां मौजूद दूसरा आदमी एक पैकेट मांगते हैं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब समानता आखिर कैसे हो सकती है। थोड़ा चिढ़कर नायक अपना चुनाव बदलने का फैसला करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है और वे एक साथ प्लस मांग बैठते हैं। एक बार फिर
दोनों शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और दुकानदार महिला झिझकते हुए कहती है कि दुर्भाग्य से उनके पास सिर्फ एक पैकेट बचा है। दादा गहरी सांस लेते हुए साफ दिखाता है कि वो इस हालत से परेशान हो चुका है। बाहर निकलते हुए वो क्लर्क से कहता है कि वो पैकेट दूसरे आदमी को दे दे, क्योंकि उसके बिना भी वो ठीक रहेगा। लड़का जैसे ही वहां से जाने लगता है, वो आदमी लगातार उसे देखता रहता है। खरीदारी खत्म करने के बाद वो बाहर निकलता है तो नायक विनम्रता से उससे एक सिगरेट मांगता है, लेकिन आदमी पूछता है कि क्या वो किसी दूसरी दुकान पर नहीं जा सकता था। तब ताहा समझाता है कि उसे कोरिया आए काफी समय हो गया है, इसलिए वो जल्दी से इसे ट्राई करना चाहता था। आखिरकार आदमी उसे टालने की कोशिश छोड़ देता है। सिगरेट देते हुए वो कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि कोई उस बेस्वाद चीज को भी पीना चाहता है। चलते चलते आदमी बताता है कि अगर वो यहां स्मोक करेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे स्मोकिंग एरिया तक इंतजार करें। उसे ध्यान से देखते हुए ताहा मन ही मन मानता है कि करीब 17 साल माफिया की दुनिया में बिताने के बाद अब सिर्फ एक नजर में किसी इंसान को परख लेना आसान हो गया है। वो समझ जाता है कि यह आदमी बेहद ताकतवर है, बिल्कुल उन लोगों जैसा जिनसे वो विदेश में लड़ चुका था। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या कोरिया में ऐसे लोग आम बात है। वहां से निकलते हुए नायक बस इतना कहता है कि उम्मीद है उनकी दोबारा मुलाकात न हो। कुछ समय बाद वही आदमी उस जगह पहुंचता है जहां नायक ने नरसंहार किया था। सिगरेट पीते हुए वो शांत नजरों से लाशों को देखने लगता है। नीचे झुककर वो घावों को ध्यान से जांचता है और समझ जाता है कि सभी लोगों को किसी लंबे ब्लेड से मारा गया है, जिसकी लंबाई लगभग साशिमी चाकू जैसी थी। वो अपने सिगरेट को खून के तालाब में बुझाता है और फोन निकालकर अपने मालिक को कॉल करता है। दूसरी तरफ उसका बॉस चिढ़कर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि इतनी रात को उसे फोन मत किया करे। आदमी पूछता है कि क्या बाद में उसकी कोई मीटिंग है, फिर सलाह देता है कि सबसे अच्छा होगा कि वो उसे रद्द कर दे, क्योंकि डायरेक्टर किम को मारने वाला हत्यारा शायद अब उसके पीछे आने वाला है। आराम से वाइन पीता आदमी पूछता है कि आखिर मामला क्या है। उसका अधीनस्थ बताता है कि वो सिक्योरिटी कंपनी गया था और वहां सभी लोग मरे पड़े थे। उनके घाव देखकर लग रहा था कि ये किसी प्रोफेशनल सोल अटैक जैसा काम है। इतना ही नहीं, हत्यारा कोई साधारण इंसान नहीं था और उसे शायद पहले से पता था कि मीटिंग कहाँ होने वाली है। लेकिन उसका बॉस हंसते हुए कहता है कि चियांगू ग्रुप में इमरजेंसी फैमिली मीटिंग एक परंपरा है। फिर वो पूछता है कि क्या उसका आदमी सच में मानता है कि कोई ऐसी मीटिंग में घुस जाएगा जिसके बारे में सिर्फ परिवार वालों को पता है। वो बताता है कि उसने उसे वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आदमी को चुपचाप खत्म कर सके। सोच में डूबा आदमी महसूस करता है कि चाकू के वे घाव उसे किसी चीज की याद दिला रहे हैं। तभी उसे वो पल याद आता है जब नायक ने उससे सिगरेट मांगी थी। सिगरेट लेते समय उसने उसके हाथों की हथेलियों पर बड़े घाव देखे थे और अब वो समझ जाता है कि अगर कोई चाकू इस्तेमाल न करता हो तो उसके हाथों पर इतने कट के निशान कभी नहीं हो सकते। ये सोचकर वो अपने बॉस से पूछता है कि क्या उसके परिवार में कोई ऐसा है जो चाकू चलाने में माहिर हो। आदमी हंसते हुए कहता है कि उनके परिवार वाले तो ठीक से सेब तक नहीं काट सकते और वैसे भी बच्चों को छोड़कर सब लोग मीटिंग में मौजूद हैं। इसके बाद वह ह्यूमैन को जगह की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन ऑफर करता है। ऑफिस से निकलते हुए ह्यूमैन कहता है कि वह मीटिंग में जाएगा लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। उसका बॉस परेशान होकर बस इतना कहता है कि वह समझ गया। फोन दूसरे कर्मचारी को देते हुए आदमी बड़बड़ाता है कि वह पागल गुंडा खुद को क्या समझता है जो उसे आदेश दे रहा है। हॉलवे से गुजरते हुए वह खुद को संभालता है और मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। मीटिंग में पहुंचकर वह अपने बॉस का अभिवादन करता है और पूछता है कि प्रेसिडेंट कब पहुंचे। दूसरी तरफ हुआन फोन पर अपने गैंग लीडर से बात करते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक दिन और चियांगू ग्रुप की मदद करेगा और फिर लौट आएगा, लेकिन उसे गद्दार कहा जाता है। गुस्सा होने के बजाय वह पूछता है कि क्या उसका बॉस शराब पी रहा है। वह समझाता है कि उन्हें इस काम के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन मिल रहे हैं और इतना पैसा सिर्फ बेवकूफ ही ठुकराएगा। साथ ही कोई बेहद खतरनाक हत्यारा भी आजाद घूम रहा है। तभी उसकी नजर गली में छिपे नायक पर पड़ती है। हुआन तुरंत कॉल खत्म करता है और कहता है कि बाकी बातें बाद में करेगा। फिर लड़के की तरफ देखते हुए सामान्य बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या एक सिगरेट काफी नहीं थी। ताहा शांत आवाज में कहता है कि घटना वाली जगह के आसपास उसके जैसे आदमी का मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता, इसलिए उसका पीछा करना सही फैसला था। मुस्कुराते हुए आदमी कहता है कि आज का दिन सच में अजीब रहा। पहले कोई उसकी सिगरेट मांगता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। वह मानता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह लड़के को नोटिस तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। उसकी तरफ बढ़ते हुए नायक कहता है कि लड़ाई शुरू करने से पहले वह उससे एक बात पूछना चाहता है। वह पूछता है कि क्या वह आदमी चियांगू ग्रुप के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ हुआन कहता है कि शायद उसने उनकी बातचीत
ठीक से नहीं सुनी, क्योंकि वह सिर्फ अस्थायी रूप से उनकी मदद कर रहा है। ये सुनते ही लड़का उसे बेहद खतरनाक नजरों से घूरता है। फिर वह अपनी पीठ से दोनों खंजर निकालता है और अगले ही पल उसकी ब्लेड दुश्मन के हथियार से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे की ताकत और हुनर को परखने लगते हैं और इसी के साथ एक पागलपन भरी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी क्विमेमैन हवा में छलांग लगाकर नायक के ऊपर पहुंच जाता है और पूरी ताकत से वार करता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका बैट कई टुकड़ों में कट चुका था। गैंगस्टर समझ ही नहीं पाता कि ये आखिर हुआ कब। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि ताहा पलक झपकते ही उसकी नजरों से गायब हो चुका था। तभी उसके चेहरे पर बेचैनी फैल जाती है क्योंकि उसे अचानक कुछ एहसास होता है। अब पूरी बाजी पलट चुकी थी क्योंकि इस बार हवा में उछला हुआ इंसान नायक था और वह बेहद तेजी से लड़ाई खत्म करने की तैयारी कर रहा था। हल्के डर के साथ ह्यूमैन मानता है कि इस बार वह और गू सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वह सोचने लगता है कि आखिर वे लोग ऐसे राक्षस जैसे इंसान के निशाने पर कैसे आ गए। तभी टीए अपने दोनों ब्लेड लेकर सीधे दुश्मन की तरफ गिरता है। गैंगस्टर पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसके हाथ में अब कोई हथियार नहीं बचा था। अगले ही पल नायक का वार उसे जोर से जमीन पर पटक देता है और जैसे लड़ाई खत्म हो चुकी हो वह आराम से वहां से निकलने लगता है। अपने चाकू से खून साफ करते हुए वह गली के बाहर की तरफ बढ़ता है और ह्यूमैन का शरीर पीछे पड़ा रह जाता है। लेकिन तभी उसकी उम्मीद के विपरीत वह आदमी हंसते हुए पूछता है कि क्या लड़का मजाक कर रहा है। इतने घाव खाने के बावजूद वह अभी भी जिंदा था। वह पूछता है कि क्या इतना सब होने के बाद भी नायक सच में बस यूं ही चला जाएगा, क्योंकि अगर उसने उसे जिंदा छोड़ा तो बाद में जरूर पछताएगा। अपना खंजर वापस रखते हुए ताइहा शांत आवाज में कहता है कि उसके अपने कुछ नियम है। अगर वह चीहू ग्रुप के साथ होता तो अब तक मर चुका होता। वह चेतावनी देता है कि आदमी उसके रास्ते से दूर रहे, वरना अगली बार अगर वह उसे दुश्मनों की मदद करते हुए मिला तो वह इतनी दया नहीं दिखाएगा। फिर वह कहता है कि अगर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसे छोड़ दिया गया है तो वह इसे उस सिगरेट का बदला समझ सकता है। जमीन पर पड़े हुए ह्यूमन हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि एक मामूली सिगरेट ने उसकी जान बचा ली और मानता है कि इस बार उसकी जिंदगी बहुत सस्ते में बच गई। कुछ देर बाद एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसे नायक ही चला रहा था, लेकिन किसी वजह से उसके चेहरे पर दर्द और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। अपनी कमर के पास बने घाव को देखते हुए ताहा कहता है कि कम से कम पट ज्यादा गहरा नहीं है। गाड़ी चलाते हुए वह खुद से कहता है कि अभी भी उसका शरीर चलने लायक है। फिर वह एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रख देता है। उसे सिर्फ 32 मिनट चाहिए थे। वह मन ही मन कहता है कि 17 साल से जिस बदले की आग उसने अपने अंदर जला रखी थी अब सिर्फ 32 मिनट बाद वह पूरी होने वाली है। एक बार फिर बचपन की यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं। उसकी माँ रोते हुए उससे कहती है कि वह पीछे मुड़कर मत देखे, जबकि उसका पिता गोलियों से उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना चुका था। लेकिन डरा हुआ बच्चा फिर भी अपने पिता की तरफ भागने लगता है। आदमी चिल्लाकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है और अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे को लेकर भागो। इसके बाद उसकी माँ ताहा को उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। यहाँ तक कि हमलावर भी अपना संतुलन संभाल नहीं पा रहे थे। उसकी माँ लड़के को दरवाजे के बाहर रखते हुए कहती है कि वह कोई लाइफ जैकेट ढूंढे और तुरंत पानी में कूद जाए। हल्की मुस्कान के साथ हु जांग कहती है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। तभी हमलावरों में से एक आदमी चिढ़कर कहता है कि उसने साफ कहा था कि सबको मारने के बाद ही बम फोड़े जाए। उसकी तरफ देखते ही नायक हैरान रह जाता है क्योंकि वे लोग कोरियन भाषा बोल रहे थे। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह मास्क और गॉगल से ढका हुआ था और वह सीधे ताहा और उसकी मां पर बंदूक ताने खड़ा था। हु जांग घबरा कर ताहा से कहती है कि जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ। बच्चा डर से पागल होकर जहाज में भागने लगता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह रोते हुए सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा था। पहले हुए विस्फोट की वजह से यॉट का एक हिस्सा पहले ही आग में जल रहा था, लेकिन तभी दूसरा बम भी फट जाता है और इस वजह से जहाज और तेजी से डूबने लगता है। कहानी वापस वर्तमान में गांगबुक के एक गुप्त एनेक्स में लौटती है, जहां चियानगू ग्रुप के डिपार्टमेंट स्टोर का सीईओ पूछता है कि क्या सच में उन्हें डायरेक्टर किम को मारने वाला इंसान मिल गया। लेकिन जोंग कहता है कि शायद वह सिर्फ कोई निजी दुश्मनी का मामला था। आखिर डायरेक्टर की 2 गुप्त प्रेमिकाएं थी। उसकी बहन घिन से कहती है कि यह बहुत गंदा है, लेकिन वह उल्टा जवाब देता है कि यह बात उसी के मुंह से अजीब लग रही है जिसके खुद कई प्रेमी हैं। जोंग जुआन पूछता है कि कंपनी के शेयर कोटा में डायरेक्टर किम की भूमिका क्या थी, क्योंकि उन्हें जल्दी ही कोई घोषणा करनी होगी। तभी अचानक कोई मेज पर जोर से हाथ मारता है और सबका ध्यान
उसकी तरफ चला जाता है। वह आदमी सबको चुप रहने के लिए कहता है। गो अपने बेटे को बोलने का इशारा करता है। चांद बताता है कि घटनास्थल पर 2 कर्मचारी मिले थे, लेकिन उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। साथ ही यह भी पुष्टि हो चुकी थी कि वहां कोई और गवाह नहीं था। आदमी कहता है कि वे सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि घटना बाहर लीक न हो। तभी अचानक उसका पिता वाइन का गिलास उठाकर सीधे उसके सिर पर दे मारता है। मेज पर बैठे सभी लोग हैरानी से जम जाते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में पूछता है, ओजांग गैंग कहाँ है? चांग साफ तौर पर चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें शायद कुछ नहीं पता। उन्होंने तो अपना 7वां कमांडर वुमन तक भेज दिया है। लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्से में बोतल उठाकर उसके सिर पर फोड़ देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि पूरे 24 घंटे बीत गए और अभी तक उसे ये भी नहीं पता चला कि हत्यारा कौन है और कहाँ छिपा है। इसके बजाय वो सिर्फ किसी गैंग की खबरें लेकर आया है। वो कहता है कि अगर पूर्व प्रेसिडेंट और सुयाक 17 साल पहले नहीं मरे होते तो उसके जैसा निकम्मा इंसान वहां कदम रखने लायक भी नहीं होता। अब वाइन और खून दोनों उसके चेहरे पर बह रहे थे। फिर भी चाम सबको भरोसा दिलाता है कि वो अगले 12 घंटों के अंदर उस आदमी को ढूंढ निकालेगा। बाकी परिवार वाले ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद भी उन दोनों का व्यवहार नहीं बदला। जूविया पूछती है कि वो अपने बड़े बेटे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करता है। आखिर वो उसका पहला बेटा है। लेकिन उसका भाई कहता है कि ये नफरत नहीं बल्कि डर है। कपड़ा उठाकर चौंग तुरंत अपने अधीनस्थ से फोन मांगता है। चेहरा साफ करते हुए वो फोन में कुछ खोजने लगता है और पूछता है कि उसके आदमी कहाँ है। उसका सहायक बताता है कि सब तैयार है। आदमी उत्साहित होकर कहता है कि अब देखने में मजा आएगा कि ये एंट्री कितनी बड़ी होने वाली है। दूसरी तरफ रात के हाईवे पर नायक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। ताहाद मन ही मन मानता है कि उसने हमेशा चियांग हू ग्रुप पर नजर बनाए रखी थी। 17 साल पहले उसी दिन जब उसे सरनो फैमिली में स्वीकृत किया गया था, अपने दादा के अंतिम संस्कार से पहले ही हू नया चेयरमैन बन चुका था। उसने सारे शेयर अपने कब्जे में लेकर पूरी ताकत हासिल करनी थी। अपराध के खिलाफ असफल युद्ध के बाद फैले अराजक माहौल का फायदा उठाते हुए उसने ओजोंग गैंग जैसे खतरनाक गुटों से हाथ मिला लिया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगा। उसी समय से चियानवू युग की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे खास मौकों पर परिवार के आधिकारिक सदस्यों की मीटिंग रखने की परंपरा आज तक नहीं बदली थी। ये रिवाज उसके दादा के समय से चला आ रहा था। ना सिस्टम बदला था और ना ही परंपराएं। सुको द्वारा बनाई गई उस खूनी सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हर किसी ने किसी न किसी को मारा था। यहाँ तक कि वे लोग अपने माता पिता और उसे भी खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ एक गार्ड कैमरों पर नजर रखे हुए सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी कार थी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपने सीनियर से पूछता है कि क्या किसी मेहमान के आने की उम्मीद है, लेकिन जवाब में मना कर दिया जाता है। वो बताता है कि एक कार सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ रही है और सबसे अजीब बात यह है कि उसकी रफ्तार कम होने के बजाय और बढ़ रही है। सिक्योरिटी चीफ उसे कोई पागल आदमी समझकर तुरंत बैरियर उठाने का आदेश देता है। अगले ही पल जमीन से बड़े बड़े कंटेनमेंट स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन नायक गाड़ी और तेज कर देता है। आखिर उसे उन लोगों को खत्म करने के लिए किसी चाल या योजना की जरूरत नहीं थी जो पूरी जिंदगी दूसरों की सुरक्षा में छिपकर जिए थे। अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए टी कहता है कि अब जटिल योजनाएं बनाने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले ही पल उसकी कार सामने से पूरी तरह टकराकर बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हाथ में ब्लेड लेकर तुरंत बाहर छलांग लगा देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी कि उन लोगों ने अभी तक उसके परिवार को भुलाया ना हो, ताकि वो उनकी आंखों में देखकर सब कुछ कह सके। सिक्योरिटी गार्ड उस घुसपैठी को डर के साथ देखने लगते हैं, लेकिन लड़का एक ही बार में सभी को खत्म कर देता है और ठंडी आवाज में कहता है कि वो वापस आ गया है। अंदर बैठे लोग घबराकर पूछते हैं कि आखिर वो जोरदार आवाज क्या थी। फिर वे महसूस करते हैं कि आवाज लगातार और करीब आती जा रही है और लगता है जैसे वो मुख्य गेट की तरफ से आ रही हो। बाकी सबके उलट चोंग थोड़ा उलझन में जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा भी साफ दिख रहा था। उसका चाचा उसे वहां जाकर देखने को कहता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, लेकिन सबको चौंकाते हुए जांग जुआन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी हॉल के अंदर मौजूद सारे गार्ड अपने हथियार सीधे परिवार वालों पर तान देते हैं। सबसे बड़ी बहन घबराकर पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गो चिढ़कर कहता है कि क्या वे लोग सच में ऐसे समय में मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसका बेटा आराम से खड़ा होता है और मुंह साफ करते हुए मुस्कुराने लगता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या वो सच में ये सब करने वाला है। हल्की मुस्कान के साथ चोंग कहता है कि उसके पिता हमेशा जानते थे
कि यह दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। यही वजह थी कि वो उससे हमेशा गुस्सा रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपने दादा जैसा बन जाएगा। डरावनी आंखों से देखते हुए वो पागल आदमी कहता है कि आखिर उसके दादा और चाचा को मारने वाला इंसान वही था। दूसरी तरफ नायक गेट पार करते हुए कहता है कि आखिरकार उसका बदला शुरू होने वाला है। गार्ड हथियार तानते हुए पूछते हैं कि क्या यह कोई घात लगाकर किया गया हमला है। जोंग अपने भतीजे से पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। वे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो अपने ही परिवार पर हथियार कैसे तान सकता है, लेकिन चोंग शांत आवाज में कहता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। फिर भी सब लोग उसे गालियां देते रहते हैं और कहते हैं कि उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। तभी जी एक गार्ड की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो सच में उस लड़के के लिए उन्हें धोखा देने वाला है, जबकि वो उसका निजी बॉडीगार्ड था। यामिन माफी मांगते हुए साफ कह देता है कि वो अब उसका साथ छोड़ रहा है। यहाँ तक कि दूसरे बेटे का बॉडीगार्ड भी कहता है कि यह कुछ निजी नहीं है, लेकिन विश्वासघात के बदले मिलने वाला इनाम इतना बड़ा था कि वो मना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक आदमी शिकायत करता है कि अगर उन्हें तनख्वाह बढ़ा दी गई होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। वहां सिर्फ एक इंसान चुप खड़ा था, वो था चोंग का अपना बॉडीगार्ड। उसका पिता कहता है कि बाकी लोगों का धोखा देना वो समझ सकता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि उसका खुद का बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने गार्ड से पूछता है कि क्या वो भी सच में उन्हें छोड़ देगा। जुनू बिना कुछ बोले बस उन्हें देखता रहता है। आदमी कहता है कि उसे उसकी निजी सुरक्षा के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि पूरी ग्रुप की रक्षा के लिए दिए जाते हैं। जॉन वंग गार्ड्स को धमकाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि ऐसा करके उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन अगले ही पल उसके सिर पर बंदूक रख दी जाती है और उसका अपना बॉडीगार्ड उसे बिना किसी भावना के गोली मार देता है। उसके साथ ही बाकी दो भाई डर से टूट जाते हैं और रहम की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन पूरे हॉल में गोलियों की आवाज गूंज उठती है और हर तरफ खून फैल जाता है। जॉन कपरात अपने आदमी को देकर शांत कदमों से अपने पिता की तरफ बढ़ने लगता है। बूढ़ा आदमी मानता है कि उसे पहले से एहसास था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा जिस दिन उसका दूसरा बेटा तीव्र ल्यूकेमिया से मरा था और उसके तुरंत बाद उसकी पत्नी बिना एक पैसा लिए तलाक मांगकर चली गई थी। गुस्से से कांपते हुए वो कहता है कि उसे हमेशा शक था कि इन सब के पीछे चोंग का हाथ है और इसी वजह से वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। बंदूक घुमाते हुए वो आदमी कहता है कि जिसने अपने ही पिता और भाई को मरवाया हो उसके लिए गुवो बहुत ज्यादा बातें करता है। फिर वो बंदूक उसके सिर पर रखते हुए पूछता है कि आखिर उसके पिता और भाई को समुद्र में भेजने का आदेश किसने दिया था। वो कहता है कि अगर उसने सबको नहीं मारा होता तो और क्या करता, क्योंकि सुयुग का बेटा प्रेसिडेंट बन जाता और वे लोग कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। वो पागल इंसान और करीब आता है और पूछता है कि आखिर उसके पिता ने उसे भविष्य का उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित किया। बूढ़ा आदमी डर से और कांपने लगता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका बेटा उसे ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। तभी गूगल कहता है कि अगर उसने उसे उत्तराधिकारी बना भी दिया होता तो वो फिर भी उसे जल्दी मार देता। चोंग इस बात से इनकार नहीं करता और कहता है कि शायद वो सच में उसे पहले ही मार देता, लेकिन यह बात उसके मुंह से सुनना फिर भी थोड़ा बुरा लगा। उसका पिता भरोसे के साथ कहता है कि चाहे वह उसे उसी वक्त मार भी दे फिर भी वह कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, लेकिन चोंग बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है कि वह ये बात पहले से जानता है। आखिर राजनीतिक या हिंसक तख्तापलट के जरिए मिली सत्ता को कभी मान्यता नहीं दी जाती। यह नियम खुद कमेटी ने बनाया था। इसी वजह से वह आदमी अफसोस जताते हुए कहता है कि बाहर जो इतना शोर मचा रहा है वह उनका आदमी नहीं है। प्रेसिडेंट हैरानी से पूछता है कि फिर वह कौन है। तभी अपने पिता पर गोली चलाते हुए चोंग कहता है कि वह एक ऐसा युवा मालिक है जिसने इस दिन का इंतजार पूरे 17 साल तक किया है। दूसरी तरफ गार्ड लगातार घुसपैठिए पर गोलियां बरसा रहे थे। वे लोग उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हत्यारे के पास कोई बंदूक नहीं थी। नायक याद करता है कि केंद्रीय सुरक्षा बल उन लोगों से बना है जो एग्जीक्यूटिव सदस्यों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी रैंक और ताकत दोनों बेहद ऊंची होती है। इसी वजह से वह समझ जाता है कि ये बॉडीगार्ड पहले वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। वह अचानक दौड़ना रोक देता है और अपनी दिशा बदल लेता है। फिर शांत आवाज में कहता है कि यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगले ही पल वह गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े अंदाज में दौड़ना शुरू कर देता है। एक गार्ड को ढाल की तरफ पकड़ते हुए वह आदमी घबराकर चिल्लाता है कि गोली मत चलाओ वरना वह भी मारा जाएगा, लेकिन बाकी गार्ड उसकी परवाह नहीं करते और लगातार फायरिंग करते रहते हैं। तभी एक सिक्योरिटी मैन डर से कांप उठता है क्योंकि उसका हथियार बीच से कट चुका था। पलक झपकते ही ताहा उन सभी को खत्म कर देता है। उनका लीडर तुरंत आदेश देता है कि प्रेसिडेंट को जितनी जल्दी हो सके वहां से निकालो, लेकिन उसी वक्त
नायक अपना खंजर उसकी तरफ फेंक देता है। हालांकि एक गार्ड समय रहते उस ब्लेड को रोक लेता है। तभी चश्मा पहने एक आदमी नाराज होकर पूछता है कि आखिर वे लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या वे इसे चुपचाप नहीं कर सकते। तभी 3 डिपार्टमेंट हेड वहां पहुंचते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायक उस छोटे से समूह को नजरअंदाज करते हुए बाकी लोगों को मारना जारी रखता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वह अकेले ही उसे रोक सकता है और अपने साथियों को पीछे हटने को कहता है, लेकिन चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ताहा पहले लगी चोट की वजह से संघर्ष कर रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ उसका घाव और खराब होता जा रहा था। अचानक उसे एहसास होता है कि दुश्मन की मुट्ठी उसके चेहरे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मजबूर होकर वह वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोरदार ताकत से पीछे फेंक दिया जाता है। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाता है कि तभी उसके ऊपर एक विशाल परछाई मंडराने लगती है। आदमी गुस्से में पूछता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस जगह पर हमला करने की, और उससे भी बड़ी बात कि लड़ते हुए वह अपना ध्यान भटका रहा है। लेकिन नायक उसकी बात मानते हुए कहता है कि सच में घावों के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। अगले ही पल वह सीधे उस आदमी के सीने पर वार कर देता है। उसके साथी हैरानी से जम जाते हैं क्योंकि उनका साथी अचानक हार चुका था। तुरंत ताया अपना बचा हुआ खंजर बाकी बचे 2 लोगों की तरफ फेंक देता है। अब उन दोनों के चेहरों से पहले वाला आत्मविश्वास गायब हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घुसपैठिया उस आदमी को भी घायल कर चुका था जिसने उसके दूर से किए गए हमलों को रोका था। शोलो उसकी रफ्तार को अपनी आंखों से भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। पहले फेंके गए चाकुओं में से एक को उठाकर नायक आखिरी डिपार्टमेंट हेड का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ बाहर मौजूद सारे गार्ड खत्म हो जाते हैं। प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हुए उसकी नजर अपने दूसरे खंजर पर पड़ती है। वह उसे ऐसे शांत तरीके से उठाता है जैसे वहां और कोई मौजूद ही ना हो। ब्लेड से खून साफ करते हुए वह मानता है कि इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया, लेकिन इसके बावजूद पूरी जगह अजीब तरह से शांत थी। वह सोचने लगता है कि कहीं वे लोग किसी गुप्त रास्ते से भाग तो नहीं गए जिसके बारे में उसे पता नहीं था। बिना ये जाने कि आगे क्या उसका इंतजार कर रहा है, लड़का धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगता है। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंचता है जहां हर तरफ लाशें पड़ी थीं और सिर्फ चौंग खून के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और इतनी दूर तक पहुंचने के लिए बधाई भी देता है। फिर पूछता है कि क्या वह बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहेगा। ये सब देखकर खुद नायक भी समझ नहीं पाता कि आखिर वहां चल क्या रहा है। उसकी नजर जोंग की लाश पर पड़ती है जिसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। यही हाल उसके आंटी जुई का भी था। यहाँ तक कि जॉन भी उसी तरह मारा जा चुका था। मौजूदा प्रेसिडेंट भी मर चुका था। तभी उसका कजिन खड़ा होता है और कहता है कि वह उसकी उम्मीद से बेहतर हालत में है। फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आजकल के हत्यारों को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक अंदाज में उसका अभिवादन करते हुए शान पूछता है कि क्या वह उसे पहचान पाए। दूसरी तरफ नायक सिर्फ उसका नाम लेकर कहता है कि वह गुआ का सबसे बड़ा बेटा है। पागल आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे याद नहीं कि वे दोनों इतने करीब थे कि वह उसके पिता को सीधे नाम से बुलाने लगे। टियाना शक भरी नजरों से उसके अजीब व्यवहार को देखने लगता है। उसका कजिन कहता है कि वह वहीं इसलिए रुका क्योंकि बिना उसका स्वागत किए जाना बदतमीजी होती और उसे कुछ जरूरी बातें भी समझानी थी। वह कहता है कि अगर वह बैठना नहीं चाहता तो खड़े रह सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर जॉन पूछता है कि क्या उसे 17 साल पहले का वह दिन याद है जब उसे इटालियन माफिया ने बचाया था। तभी उसका बॉडीगार्ड बीच में आकर कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार है और उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि वहां रुकना खतरनाक है। चिढ़कर आदमी कहता है कि उसने उसे तभी बुलाने को कहा था जब उसकी बात खत्म हो जाए, लेकिन उसी पल ताहा अचानक चौंक जाता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह कांपती आवाज में कहता है कि वह इस आवाज को पहचानता है। यही वह आवाज थी जिसने 17 साल पहले उसके परिवार को मारा था। उसे वह आदमी याद आता है जिसने उस पर और उसकी मां पर राइफल तानी थी। वही इंसान जो मास्क के पीछे हंसते हुए जल्दी हुए विस्फोटों की शिकायत कर रहा था। गुस्से से कांपते हुए ताहा पूछता है कि क्या वही वह कीड़ा था। पागल आदमी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब ज्यादा बातें करने को बचा नहीं है। फिर वह नायक से कहता है कि उससे इतनी कैजुअली बात करना बंद करे क्योंकि इससे उसका मन उसे मारने का करने लगता है। ताहा गुस्से में उसकी तरफ झपटता है और कहता है कि कोशिश करके देख ले क्योंकि शुरू से ही उसका लक्ष्य पूरे परिवार को खत्म करना था। लेकिन उसका कजिन अचानक कहता है कि कोरिया में एक कहावत है, जब कोरिया में रहो तो कोरियन की तरह व्यवहार करो। फिर वह उसे अपने बोलने का तरीका बदलने को कहता है। चिढ़ा हुआ तागा समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब उसे एहसास होता है कि चोंग को पहले से पता था कि वह 17 साल पहले बच गया था और ये भी कि वह अब सोलरनो फैमिली का हत्यारा बन चुका है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उसने इतने साल इंतजार क्यों किया और उसके लौटने के ठीक 17 साल बाद ही
अपना कदम क्यों उठाया। वह लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए कहता है कि इस बार उसकी बात ध्यान से सुने क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। तभी टाइलर को आखिर समझ आता है कि वह पागल आदमी तख्ता पलट करना ही नहीं चाहता था। उसका असली इरादा पूरे हमले का दोष उसी पर डालना था ताकि यह दिखाया जा सके कि उसी ने हमला करवाया और फिर वह आसानी से प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल कर सके। जॉनी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब में नायक बस अपना खंजर ऊपर उठा देता है। अगले ही पल बॉडीगार्ड लड़के पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन हत्यारा अपनी ब्लेड से हर गोली की दिशा मोड़ देता है और बिजली जैसी रफ्तार से उनके करीब पहुंच जाता है। तभी अचानक दूसरा गार्ड जोरदार वार करके लड़के को पीछे धकेल देता है। ताहा जानता था कि वहां और भी दुश्मन होंगे, लेकिन वह इस हमले का अंदाजा नहीं लगा पाया था। दूसरे आदमी के विपरीत वह खुद का परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम जूनो पार्क है। घिरने से बचने के लिए युवा मालिक तेजी से पीछे हटता है और दुश्मनों के सामने रुककर बिना समय खंवाए फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। जूनियर दोबारा उस पर गोलियां चलाने लगता है और मानता है कि वह अफवाहों से भी ज्यादा तेज है। अगर वह प्रोफेशनल बन जाए तो ट्रैक एंड फील्ड में सबको पीछे छोड़ देगा। उसका साथी नायक के बच निकलने का रास्ता रोक देता है, यहाँ तक कि वह खुद भी इस हालात से थोड़ा घबराने लगा था। जूनो पूछता है कि क्या उसकी सफलता का राज उसकी लचक और गति है और तुरंत पागलों की तरह लगातार हमले करने लगता है। ताहा महसूस करता है कि ये लोग बाहर वाले दुश्मनों से पूरी तरह अलग हैं। उनकी ताकत और ट्रेनिंग दोनों बेहद खतरनाक थी। वह सोचता है कि अगर उसकी पुरानी चोट ना होती तो शायद वह बिना किसी परेशानी के इन दोनों से लड़ सकता था। तभी उसकी नजर चांद पर जाती है जो थोड़ा लापरवाह दिखाई दे रहा था और उसे लगता है कि जम्सू गार्ड के आने से पहले यही उसका इकलौता मौका है। साथ ही अगर उसके बगल में खड़ी महिला डीन है तो कमरे में कुल 3 गार्ड मौजूद हैं, जबकि मीटिंग में 4 सदस्य थे। लेकिन अचानक उसके विचार टूट जाते हैं क्योंकि जूनो फिर से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी दुश्मन की आंखों में पड़े प्रतिबिंब की मदद से ताहा चौथे गार्ड को पहचान लेता है। यामिन पीछे से तलवार लेकर उस पर वार करने ही वाला था, लेकिन उन दोनों की हैरानी के बीच नायक पलक झपकते ही उनके बीच से गायब हो जाता है। वे समझ ही नहीं पाते कि यह आखिर हुआ कैसे। जमीन पर घुटनों के बल बैठा नायक समझ जाता है कि यही आखिरी गार्ड था। आदमी चिढ़कर कहता है कि सब कुछ उसके प्रतिबिंब की वजह से खराब हुआ और इसका दोष जूनो पर डालता है, लेकिन उसका साथी जवाब देता है कि अगर यह इतना आसान होता तो लड़का अब तक मर चुका होता। हथियार दोबारा लोड करते हुए जोना कहता है कि अगर वे उस आदमी को मार दे तो उन्हें मिलने वाले बोनस की कल्पना भी मुश्किल है। इसके बाद वह और चश्मा पहने गार्ड दोनों अपनी बंदूकें निकालकर हत्यारे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। यह सब देखते हुए चांद जोर से कहता है कि ऐसी लड़ाई को समझना मुश्किल है जिसमें दूर और पास दोनों तरह की लड़ाई शामिल हो। फिर वह बताता है कि इन लोगों को खास तौर पर उसे हराने के लिए तैयार किया गया था क्योंकि इंटरपोल तक में उसकी अमानवीय रफ्तार की अफवाहें फैल चुकी थी। वह यहाँ तक मानता है कि उसने कभी सोचा था कि उसे बम से उड़ा देना बेहतर रहेगा क्योंकि लड़ाई में उसकी मौत की कहानी उसे और भी बड़ा नाम दिला देती। तभी जूनो लड़के के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि वह भाग ना सके। जॉनी कहता है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि ताहा कितना तेज है क्योंकि अब वह पूरी तरह घिर चुका है। इसके साथ ही गार्ड अपने ब्रास नकन से उस पर जोरदार हमला करने की कोशिश करता है। उस वक्त नायक के पास देखने के अलावा कुछ नहीं बचता क्योंकि हमला सीधे उसकी तरफ आ रहा था। उसका कजिन दुष्ट मुस्कान के साथ उसे शानदार शो के लिए धन्यवाद देता है। अगले ही पल दुश्मन की मुट्ठी ताहा को जोर से दीवार से टकरा देती है और पूरी दीवार दरारों से भर जाती है। तभी कहानी 4 साल पीछे चली जाती है जहां रेजिना उसे डांटते हुए पूछ रही थी कि आखिर वह सब क्या था। वह गुस्से में कहती है कि उसने उसे गद्दार को खत्म करने के लिए भेजा था, ना कि उसकी लाश से दीवारों को सजाने के लिए। यहाँ तक कि वह खुद भी वह दृश्य देखकर उल्टी करने लगी थी। चिल्लाते हुए महिला कहती है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह यह सब चुपचाप भी कर सकता था। फिर उसे वह दिन याद आता है जब उन्होंने उसे बचाया था कि वह उसका गुस्सा समझती है क्योंकि लोरेंजो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन किसी को उस तरह मारना सिर्फ बदले की नई आग पैदा करेगा। इसलिए सर्नो फैमिली की उसकी गुरु और प्रतिनिधि होने के नाते रेजिना उससे कहती है कि वह दोबारा ऐसा कभी ना करे, लेकिन नायक ना खुश दिखाई देता है और ना पछतावा महसूस करता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि इस तरह लोग तभी नहीं भूलेंगे। उलझन में रेजिना पूछती है कि उसका मतलब क्या है। तब वह समझाता है कि अगर गद्दारों को चुपचाप मार दिया जाए तो उनकी मौत किसी उदाहरण की तरह काम नहीं करेगी। सबको यह पता होना चाहिए कि परिवार से विश्वासघात करने वालों का क्या हाल होता है। अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर फैलना चाहिए ताकि धीरे धीरे गद्दारों की संख्या कम हो सके, वरना यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। महिला पूछती है कि क्या उसने ज्यादा खून खराबा रोकने के लिए हिंसक मौतों का रास्ता चुना है। उसके आसपास हर चीज खून से रंगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। अपनी ही सोच को रोकते हुए रेजिना कहती है कि शायद हत्यारे की जिंदगी उसके लिए बनी ही नहीं है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है जहां जूनो अचानक जम जाता है क्योंकि उसके सीने के बीचों बीच चमक दिखाई देती है। आदमी खून उगलने लगता है जबकि वह चमक और तेज हो जाती है, यहाँ तक कि शियोंग
और उसका बॉडीगार्ड भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। नायक ने उसे बेरहमी से काट दिया था। डरावनी नजरों के साथ वह बाकी दुश्मनों की तरफ मुड़ता है। घबराया हुआ यामैन तुरंत अपना हथियार तानता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख आर पार हो जाती है। वार लगने के बाद वह मन ही मन मानता है कि उन्होंने इस आदमी को बहुत हल्के में लिया। वह सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद ताकतवर भी है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग सच में उसकी असली ताकत देख चुके थे वे कभी जिंदा नहीं बचे ताकि उसके बारे में बता सके। इतनी चोटें खाने के बावजूद ताइयो अभी भी लड़ रहा था, लेकिन उसके घाव लगातार और बिगड़ते जा रहे थे। जूनो पूरी तरह घबरा चुका था क्योंकि किसी ने उसे नहीं बताया था कि यह आदमी इतना खतरनाक है। तभी जूनो अचानक सामने आता है और महिला को आवाज देकर कहता है कि वह मालिक को बाहर ले जाए, वह बाद में खुद आ जाएगा। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका कजिन भागने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वह उसका नाम चिल्लाता है। एक ही वार में जूमियो के दोनों हथियार काट देता है और सीधे एलिवेटर की तरफ दौड़ पड़ता है। शी बाहर झुककर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। गुस्से से कांपता हुआ ता चिल्लाकर पूछता है कि वह आखिर कहां भागने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनकी लड़ाई अभी खत्म ही नहीं हुई। लेकिन एंट्रेंस के सामने जूनो खड़ा था, जिसने शांत आवाज में युवा मालिक का स्वागत किया। ताहाद यह देखकर चौंक जाता है कि प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड आखिरकार वहां पहुंच चुका था। फिर भी लड़का बिना रुके उसकी तरफ झपटता है और चिल्लाता है कि वह उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी सिर्फ एक हाथ से उसकी दोनों ब्लेड रोक देता है। मुक्का मारने की तैयारी करते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़का काफी बड़ा हो गया है और वह सच में उसकी ताकत से प्रभावित है। अगले ही पल वह नायक के पूरे शरीर पर लगातार कई भयानक वार करता है। ताया की लगभग सारी पसलियां टूट जाती है। दर्द इतना भयानक था कि टी के मुंह से खून निकलने लगता है। अपनी हथेली से उसकी ब्लेड तोड़ते हुए जूनो ठंडी आवाज में कहता है कि दुर्भाग्य से अब यही उसका अंत है। उसी जगह पर एक और घूंसा मारते हुए वह हत्यारे के शरीर को दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके कपड़े कट चुके थे। अपने अधीनस्थ की तरफ देखकर वह जांग ह्यो को उठने का आदेश देता है और कहता है कि वह जानता है कि वह अभी ठीक है। घबराया हुआ आदमी मानता है कि उसे लगा था उसका काम खत्म हो गया। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि बिल्डिंग जल्द ही उड़ने वाली है, इसलिए वह अपने साथी को लेकर तुरंत निकल जाए। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा नायक लगभग मरा हुआ दिखाई दे रहा था। छत पर पहुंचकर प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। जंग पूछता है कि क्या काम पूरा हो गया। आदमी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जैसे ही वे उड़ेंगे वह पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। जोनसू कहता है कि वह टेक ऑफ की तैयारी संभाल लेगा, लेकिन आदमी उसे सिर्फ दरवाजा खुला रखने और हेलीकॉप्टर उड़ाने पर ध्यान देने को कहता है। हेडसेट पहनते हुए बॉडीगार्ड चेतावनी देता है कि वे सीधे आग और विस्फोट की तरफ उड़ेंगे, इसलिए दरवाजा बंद कर देना बेहतर होगा। लेकिन वो पागल आदमी जिद करता है कि उसे सब अपनी आंखों से देखना है क्योंकि उसने इस पल का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है और चोंग दरवाजे के सामने खड़ा होकर नीचे देखता रहता है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो गालियां देते हुए कहता है कि उसे हमेशा उस घर से नफरत थी। अपने परिवार को ढोंगी और परेशान करने वाला बताते हुए वो शिकायत करता रहता है। जबकि डैन और जूनो एक दूसरे को देखते हैं, तभी पागल आदमी को नायक की वो बात याद आती है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मुस्कुराते हुए वो उसे बेचारा बच्चा कहता है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ बदले के लिए जी और आखिर में वही अंजाम पाया। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें पता है फैमिली शब्द लैटिन की फेमिनिस्ट शब्द से आया है, जिसका मतलब गुलाम होता है। हाथ में डेटोनेटर पकड़कर वो सबको गवाह बनने को कहता है कि अब वो चिन्हों को पूरी तरह बदल देगा और उन गुप्त मीटिंग्स वाली हवेली को मिटा देगा। दूसरी तरफ अंदर तायाहो बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा था। आधी खुली आंखों से वो हेलीकॉप्टर की आवाज पहचानता है और मान लेता है कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन अगले ही पल उसका मन बदल जाता है और वो खुद से कहता है कि अभी भी समय बाकी है। इसी दौरान चोंग ऊपर से विस्फोट को देख रहा था। डेटोनेटर नीचे फेंकते हुए वो कहता है कि उन्होंने सच में सब कुछ धमाके के साथ खत्म किया। तभी आग की लपटों के पीठ से नायक छलांग लगा देता है। ये देखकर वो पागल आदमी हंसते हुए कहता है कि अब तो उसे थोड़ा लेटना पड़ेगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। फिर वो अपने आदमियों को सीधे हेडक्वार्टर चलने का आदेश देता है, लेकिन उसी वक्त ये अपना चाकू उसके पैर में घोंप देता है। हालांकि वार सिर्फ उसकी पिंडली पर लगता है। उसका कजिन दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। दोनों गार्ड तुरंत खड़े हो जाते हैं और हालात देखकर घबरा जाते हैं। गुस्से से पागल उसका कजिन उसे कीड़ा कहता है और पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। नायक ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि कितने परिवार बर्बाद करने के बाद वो आसानी से भाग जाएगा। क्योंकि वो चाकू से लटका हुआ था, इसलिए उसके वजन से चोंग का पैर
और ज्यादा फटने लगता है। खून तेजी से बहने लगता है और टीए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे मारकर ही रहेगा। डीएन तुरंत हथियार निकालकर अपने मालिक को पीछे हटने को कहती है, लेकिन वो पागल आदमी खुद पिस्तौल छीन लेता है और कहता है कि यह काम वो खुद करेगा। बंदूक सीधे अपने कजिन की तरफ तानते हुए जोंग पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इस कहानी का हीरो है। वो जोर देकर कहता है कि असली मुख्य किरदार तो वही है। फिर वो उसे सिर्फ एक गुंडा कहकर मर जाने को बोलता है। नीचे गिरते हुए टाइयन किसी तरह जानलेवा गोलियों से बच जाता है, लेकिन बाकी जगह गोलियां लग जाती हैं। इसके बाद उसका शरीर सीधे नीचे गिरने लगता है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद होते ही उसका बॉडीगार्ड तुरंत अस्पताल फोन करके इमरजेंसी की सूचना देता है। दूसरी तरफ नायक बेहद ऊंचाई से गिर रहा था। किस्मत से उसका शरीर पहले एक पेड़ से टकराता है, जिससे उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है। फिर भी उसकी पीठ घर की दीवार से जोर से टकराती है। उसके बाद वो नीचे बहते पानी के पास गुजर रहे एक ट्रक पर गिरता है। तभी साइकिल से गुजर रहा एक आदमी ये सब देख लेता है। वो तुरंत रुककर उसकी तरफ देखने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें ताहा ने पहले सिक्योरिटी कंपनी से बचाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना